हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है लोक नीति पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सिक्स सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कहें कि इनके जो क्वेश्चंस है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, जो कि हम कवर अप करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। आप लोगों का एग्जाम फर्स्ट टाइम होने जा रहा है सिक्स सेमेस्टर का, तो इससे पहले कोई भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू ही जो स्टडी है वो कवर अप करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। आपके 4 यूनिट्स हैं और पहले यूनिट में आपको 2 चैप्टर कवर करने हैं, दूसरे यूनिट में और तीसरे यूनिट में तीन तीन, और चौथे यूनिट में आपका एक चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो हमारा पहला यूनिट आता है, जिसका नाम है, यूनिट का नाम है परिचय, और उसमें जो चैप्टर 1 आता है जिसका नाम है लोक नीति का निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। मतलब लोक नीति का निर्माण कैसे होता है, उसका क्रियान्वयन कैसे होता है और फिर उसका मूल्यांकन कैसे होता है, इस बारे में आपका चैप्टर है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी कंप्लीट बुक को पढ़कर बनाए गए हैं। ठीक है, कंप्लीट बुक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये क्वेश्चंस उनको कवर अप करते हैं। तो आप इस हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर करिए। एग्जाम से पहले एक बार उनका आंसर आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे, ठीक है, तो आपको क्या, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और चांसेस है कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन, अदरवाइज कह सकते हैं कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए। पहला क्वेश्चन आता है आपका, लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, कोई भी जब लोक नीति बनाई जाती है तो उसकी निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, कि क्या प्रोसेस होती है, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। उत्तर में आप नीति चक्र के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे समस्या की पहचान करना, फिर नीति का निर्माण करना, फिर उसका क्रियान्वयन करना, ये फिर मूल्यांकन करना, ये नीति निर्माण की एक प्रोसेस है। ठीक है, पहले भाई समस्या ढूंढी जाएगी कि इस कौन सी समस्या के लिए नीति बनाई जा रही है, ठीक है, या बनाई जाए। फिर नीति का निर्माण होगा, सारी चीजों को ध्यान में रखकर नीति को बनाया जाएगा, फिर नीति का क्रियान्वयन होगा, फिर अंत में उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, नीति के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां क्या है। जब नीति का क्रियान्वयन किया जाता है तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया जाता है, ये आपको बताना है। व्हाट आर द की चैलेंजेस इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जब पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है, इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, तो कौन कौन से चैलेंजेस सामने आते हैं वो आपको बताना है। संस्थागत बाधाएं हो जाती हैं, ठीक है, संसाधनों की कमी, नौकरशाही की जटिलताएं, फिर आदि जो विस्तार है, इन सब चीजों के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, लोक नीति मूल्यांकन के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। जब भी कोई लोक नीति बनती है तो उसके मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, उन उद्देश्यों को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी इवेल्युएशन। ठीक है, जब भी कोई पब्लिक पॉलिसी इवेल्युएशन होता है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, वो आपको बताना है। भाई प्रभावशीलता, ठीक है, दक्षता, उत्तरदायित्व और नीति सुधार के जो बिंदु है, इनको आप स्पष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, नीति चक्र के 5 चरण कौन कौन से। जब नीति चक्र होता है तो उसके 5 चरण कौन कौन से हैं। व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ पब्लिक साइकिल, पॉलिसी साइकिल। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जो कि हमने ऊपर बात करी कि भाई प्रॉब्लम को ढूंढना, फिर प्रॉब्लम का वो पॉलिसी को बनाना, फिर अडेप्टेशन, पॉलिसी को अडेप्ट करना, फिर इंप्लीमेंट करना और फिर इवेल्युएट करना। ये 5 तरह के जो आप कह सकते हैं पॉलिसी साइकिल के स्टेज है, इनको आप अच्छे से कवर अप करके जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिसी साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, भारत के किसी नीति जैसे स्वच्छ भारत अभियान का उदाहरण द्वारा नीति क्रियान्वयन का विश्लेषण कीजिए। भारत की कोई भी एक नीति, जैसे कि उदाहरण दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान की जो नीति है, उसको उदाहरण के साथ क्या बताना है, क्रियान्वयन के बारे में बताना है। एनालाइज पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन थ्रू द एग्जाम्पल लाइक स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान की जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन के एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है। फिर उद्देश्य क्या है, भाई क्रियान्वयन, नियंत्रण क्या है, चुनौतियां कौन कौन सी सामने आती है, और प्रतिज्ञा प्रत्येक क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना। चैप्टर नंबर 2 आता है जिसका नाम है लोक नीति के सिद्धांत। एलटी सिद्धांत के आधार पर लोक नीति निर्माण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन इलाइट थ्योरी। ठीक है, इलाइट जो थ्योरी है
उसके यहाँ पे इलाइट होगा, एल्टी नहीं होगा। इलाइट सिद्धांत के आधार पर आपको लोक नीति के निर्माण की व्याख्या करनी है, ठीक है। उत्तर में आप शक्ति संपन्न वर्ग की भूमिका और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी पकड़ को स्पष्ट कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में बता सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में आप देख सकते हैं, ये हमारे ऊपर भी लिखे गए और नीचे भी सारे चैप्टर्स में, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने आंसर में कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो कंप्लीटली न्यू आंसर बना सकते हैं, इन पॉइंट्स को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, कि आपके आंसर को और ज्यादा एक्सप्लेन वर्जन में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें पूछा गया समूह सिद्धांत और सार्वजनिक नीति में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए, ठीक है। समूह सिद्धांत और सार्वजनिक नीति में इसकी क्या भूमिका है, ये आपको बतानी है। डिस्कस ग्रुप थ्योरी एंड इट्स रोल इन पब्लिक पॉलिसी। ग्रुप थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और उसका पब्लिक पॉलिसी में क्या रोल है वो आपको यहाँ पे बताना है। हित समूहों, फिर लॉबिंग और नीति निर्धारण में उनकी भूमिका के ऊपर आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वृद्धिशील सिद्धांत, इंक्रीमेंटल थ्योरी को समझाइए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंक्रीमेंटल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द इंक्रीमेंटल थ्योरी ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी की इंक्रीमेंटल जो थ्योरी है वो आपको यहाँ पे बतानी है। नीति निर्माण के क्रमिक सुधार और यथास्थिति के पक्ष में स्पष्ट, जो यथास्थिति का पक्ष है उसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। नीति निर्माण का क्रमिक सुधार, जो क्रम में सुधार किए जाते हैं वो, और फिर यथास्थिति जो है उसके बारे में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत का लोक नीति विश्लेषण में क्या योगदान है। राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत का जब भी कोई पब्लिक पॉलिसी बनती है या फिर जो लोक नीति है उसके विश्लेषण में क्या योगदान है, वो क्या आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो आपको याद होगा। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी इन पॉलिसी एनालिसिस, ठीक है। इनपुट आउटपुट मॉडल का उल्लेख करें। डेविड ईस्टन का मॉडल जो है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, तो ये आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें पूछा गया है सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत को सापेक्ष में समझाइए। जो भी सार्वजनिक प्रक्रिया सिद्धांत है उसको आपको सापेक्ष मतलब जो होता है डिटेल में, वो आपको यहाँ पे बताना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द पब्लिक प्रोसेस थ्योरी। नीति को एक सतत प्रक्रिया के रूप में समझाना जिससे कई भागीदारी शामिल होती है, ठीक है। नीति को क्या सतत प्रक्रिया के रूप में आपको समझाना है जिसमें क्या होता है, भागीदारी शामिल होती है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यूनिट नंबर 2 आपका यहाँ से चालू होता है, जिसका नाम है सार्वजनिक नीति डिजाइन और क्रियान्वयन। इसमें आपका पहला चैप्टर आता है, नीति डिजाइन क्या, कौन, कैसे और क्यों, ठीक है, हाउलाइट साइमन के द्वारा। पहला क्वेश्चन आता है, नीति डिजाइन के घटकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जब नीति डिजाइन या फिर हम कहें नीति निर्माण होता है तो उसके जो घटक है वो आपको यहाँ पे बताना है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिसी डिजाइन। इसमें लक्ष्य निर्धारण, साधन चयन, फिर संस्थागत व्यवस्था आदि जो है वो सारी चीजें शामिल की जाती है, तो ये आपको बतानी है। नीति डिजाइन में भागीदारों की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ठीक है। जो भी स्टेक होल्डर होते हैं पॉलिसी डिजाइन में उनके आपको रोल बताने, जैसे राज्य का क्या रोल होता है, फिर निजी क्षेत्र का क्या रोल होता है, नागरिक समाज और विशेषज्ञों की क्या भूमिका होती है, वो आपको बतानी है। चौथा पॉइंट आता है, माइकल हावलेट और हार्बर्ट साइमन के नीति डिजाइन दृष्टिकोण की आपको तुलना करनी है, ठीक है। माइकल हावलेट और जो हावलेट और या फिर हार्वर्ड साइमन, इन दोनों की जो नीति डिजाइन है उनकी आपको तुलना करनी है एक दूसरे से। कंपेयर द अप्रोचेस ऑफ माइकल हावलेट एंड हार्वर्ड साइमन इन अ पॉलिसी डिजाइन। पॉलिसी डिजाइन के अंतर्गत इन दोनों व्यक्तियों के जो अप्रोचेस हैं उनको आपको कंपेयर करना है एक दूसरे से। तर्कसंगत और व्यवहारिक सीमाओं को आप बता सकते हैं, उन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, नीति डिजाइन की प्रक्रिया को समझाइए। यहाँ पे आपको प्रक्रिया बतानी है नीति डिजाइन की। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी डिजाइन। इसमें आप चरणों को विभाजन कर सकते हैं, जैसे कि समस्या की पहचान करना, फिर साधन चयन करना, नीति के उपकरणों को निर्धारण करना, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, नीति डिजाइन और नीति क्रियान्वयन के बीच में आपको संबंध जो है वो बताने हैं, ठीक है। पॉलिसी रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी पॉलिसी का डिजाइन करना और फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, इनके बीच में क्या संबंध है आपको ये दोनों बताने हैं। दोनों के बीच अंतर संबंध और क्रियान्वयन की सफलता हेतु अच्छे डिजाइन की आवश्यकता बताइए, ठीक है। दोनों के बीच में क्या संबंध है आपको ये बताना है। क्रियान्वयन जो है वो आपको बता दे रहा है, ठीक है। सफलता हेतु किस प्रकार से दोनों डिजाइन में बेहतर है ये आपको चीजें बता देनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आता है, नीति पर्यवेक्षण, टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, नीति पर्यवेक्षण क्या है, उसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज पॉलिसी मॉनिटरिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी पॉलिसी होती है तो पॉलिसी मॉनिटरिंग क्या है, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो आपको बताने। नीति क्रियान्वयन की प्रगति की जांच और समय पर सुधार हेतु आवश्यक कार्य, ठीक है। नीति क्रियान्वयन की प्रगति के ऊपर उसकी जांच करना और समय में उस समय आने पर उसमें सुधार करना, ये सारी चीजें आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, नीति पर्यवेक्षण
के प्रमुख उपकरणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द मेजर टूल्स ऑफ पॉलिसी मॉनिटरिंग। पॉलिसी मॉनिटर करने में कौन कौन से टूल्स हैं, जैसे भाई रिपोर्टिंग, कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, जब वो पॉलिसी अच्छे से काम करती है तो फिर उसकी रिपोर्ट आती है, तो आप रिपोर्टिंग लिख सकते हैं। फिर सर्वेक्षण सर्वेक्षण करवा देना, सर्वे करवा लेना, ठीक है, फील्ड विजिट्स और एमएसआई आदि, ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, नीति पर्यवेक्षण के आंकड़ों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नीति पर्यवेक्षण में जो आंकड़े हैं, डेटा है, उसकी आप कह सकते हैं उसका रोल आपको यहाँ पे बताना है। साक्ष्य आधारित निगरानी प्रणाली हेतु आवश्यकता है। ठीक है, साक्ष्य आधारित मतलब जो डेटा है, ठीक है, वो क्या है, साक्ष्य है उस पॉलिसी की मॉनिटर करने का, तो वो सारी चीजें आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, नीति पर्यवेक्षण और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नीति के पर्यवेक्षण और उसके मूल्यांकन में, दोनों में क्या अंतर है आपको ये बतानी है। ठीक है, पॉलिसी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के बीच में क्या डिफरेंस है आपको ये बताना है। पर्यवेक्षण नियमित प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन समय समय पर गहन विश्लेषण है। ठीक है, पर्यवेक्षण क्या है, एक नियमित प्रक्रिया है, इस पर कंटिन्यूअसली चलती रहती है, कोई नीति बनाई जाती है तो उसके ऊपर जो मॉनिटरिंग है वो चलती रहती है कि भाई नीति किस प्रकार से काम कर रही है। जबकि जो मूल्यांकन है वो क्या है, समय समय पर गहरा विश्लेषण है, पर्टिकुलर समय आने पर, मतलब कुछ कुछ समय पर बहुत गहन, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिटेल में उसका विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, प्रभावी नीति पर्यवेक्षण की के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। ठीक है, प्रभावी नीति, कोई भी नीति है उसके पर्यवेक्षण के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या है। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर इफेक्टिव पॉलिसी मॉनिटरिंग। इसमें स्पष्ट संकेतिक, संस्थागत ढांचा, प्रशिक्षण, संस्थान, ये सारे पॉइंट आप कवर अप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 आता है, नीति क्रियान्वयन, विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकार। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, नीति क्रियान्वयन के प्रमुख मॉडल को समझाइए। ठीक है, नीति क्रियान्वयन का जो प्रमुख मॉडल है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का जो प्रमुख मॉडल है वो आपको बताना है। वो टॉप टू डाउन है, बॉटम अप है, मिश्रित दृष्टिकोण आदि ये मॉडल है, इनको आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, विकेंद्रीकरण और नीति क्रियान्वयन के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन और जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इनके बीच में क्या अंतर है, मतलब संबंध क्या है, अंतर नहीं, यहाँ पे संबंध क्या है, रिलेशनशिप आपको बतानी है। ठीक है, पंचायतों के बारे में आप बता सकते हैं, इसमें स्थानीय निकायों की भूमिका के बारे में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, स्थानीय सरकारें नीति क्रियान्वयन में कैसे योगदान देती हैं। ठीक है, बट स्थान की जो सरकार होती है, स्थानीय सरकार, वो कोई भी नीति का क्रियान्वयन में कैसे जो है योगदान देती है वो आपको बतानी है। हाउ डू लोकल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देती हैं। ठीक है, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में स्थानीय निकाय जो है वो अपनी भूमिका निभाते हैं, योगदान देते हैं, तो ये आपको बताना है। चौथा आता है, नीति क्रियान्वयन में राज्य क्षमता का महत्व समझाइए। कोई भी नीति है, जैसे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट कैपेसिटी इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, स्टेट कैपेसिटी बतानी है आपको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत। ठीक है, आप इसमें फ्रांसिस फुकुमा के जो सिद्धांत है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, भारत में नीति क्रियान्वयन की प्रमुख समस्याएं क्या है। ठीक है, भारत में जो नीति क्रियान्वयन का प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी समस्याएं सामने आती है वो आपको बतानी है। व्हाट आर द की इश्यूज इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया। ठीक है, राज्य समन्वय, केंद्र राज्य समन्वय है, व्यवस्था है, ठीक है, भ्रष्टाचार और फिर संसाधनों की कमी है, जो कि क्या है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में जो इश्यूज हैं वो है। यूनिट नंबर 3 आता है, नीति लोक नीति मूल्यांकन, पब्लिक पॉलिसी इवैल्यूएशन। इसमें पहला आपका चैप्टर आता है, मूल्यांकन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, नीति मूल्यांकन की परिभाषा और उसके उद्देश्य बताने। ठीक है, पॉलिसी इवैल्यूएशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे बताने। नीति की सफलता, प्रभावशीलता, दक्षता, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी जांच करी जाती है मूल्यांकन के थ्रू। नीति मूल्यांकन के प्रमुख सिद्धांतों की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, नीति का मूल्यांकन, पॉलिसी वैल्यूएशन के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, जैसे पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और भागीदारी को आप क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं उत्तर के अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन आता है, नीति मूल्यांकन और नीति पर्यवेक्षण में आपको क्या अंतर स्पष्ट करना है। नीति के मूल्यांकन में और नीति पर्यवेक्षण में आपको क्या है, अंतर स्पष्ट करना है। पर्यवेक्षण निरंतर चलती है, जबकि मूल्यांकन क्या होता है, गहन और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाले चैप्टर में भी एक में दिया गया, इस वाले में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सिर्फ आपको टॉपिक आगे पीछे करके पूछ लिया जाएगा, टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, फिर आपसे कुछ यही चीज पूछ ली जाएगी, तो ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है, नीति मूल्यांकन में नैतिकता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ इथिक्स इन पॉलिसी एवल्यूशन। ठीक है, नैतिकता इथिक्स होते हैं, तो भूमिका आपको बतानी है नीति मूल्यांकन के अंतर्गत नैतिकता की। निष्पक्ष रिपोर्टिंग, डेटा की सत्यता, हितों का टकराव आदि, ये सारी चीजें आपको बतानी है।
क्वेश्चन नंबर 5 आता है नीति मूल्यांकन में हितधारकों की भूमिका क्या है। ठीक है, नीति मूल्यांकन में जो स्टेक होल्डर है उनके क्या रोल है ये आपको बताना है। ठीक है, उपयोगकर्ता, नागरिक समाज, विशेषज्ञ, अधिकार आदि की सहभागिता, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स है ये चाहे तो आप कंप्लीटली न्यू पॉइंट ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास पूरा कंप्लीट आंसर है इन चीजों को समझाने के लिए तो आप वो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन पॉइंट को भी ऐड करके अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 आता है जिसका नाम है नीति मूल्यांकन प्रक्रिया और तकनीक। पहला क्वेश्चन आता है नीति मूल्यांकन की प्रक्रिया के चरणबद्ध रूप से समझाइए। ठीक है, नीति मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको आपको चरणबद्ध मतलब स्टेप वाइज बताना है। एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। लक्ष्य निर्धारण, डेटा संग्रह, विश्लेषण, रिपोर्टिंग और फीडबैक शामिल, ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है नीति मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त तकनीकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नीति मूल्यांकन के लिए जो भी तकनीक यूज की जाती है, टेक्निक यूज की जाती है, वो आपको यहाँ पे बतानी है, जैसे साक्षरता कर, सर्वेक्षण, केस स्टडी और प्रयोगात्मक डिजाइन, इन सारी चीजों को यूज किया जाता है। ठीक है, नीति के मूल्यांकन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आता है मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक विधियों की भूमिका को बताना है। ठीक है, नीति मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है, मेथड्स जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, उनका रोल बताना है। आंकड़ों के विश्लेषण बनाम कथांत विवरण। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण जो आप कह सकते हैं मात्रात्मक, मात्रात्मक जब होता है जब आंकड़ों को देखकर चीजें की जाती है, और गुणात्मक कब होता है जब हम कथात्मक विवरण कहते हैं या फिर हम गुणों को देखकर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। चौथा क्वेश्चन आता है नीति मूल्यांकन के लिए आवश्यक डेटा स्रोत क्या हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी नीति है उसके मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक डेटा स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल डेटा सोर्सेस फॉर पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो प्राथमिक द्वितीयक स्रोत जैसे कि रिपोर्ट, जनगणना और सर्वेक्षण आदि चीजों का यूज किया जा सकता है किसी भी नीति के इवैल्यूएशन करने के लिए या फिर पॉलिसी इवैल्यूएशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आता है प्रभावी मूल्यांकन के लिए किन तत्वों का गहना का होना आवश्यक है। ठीक है, प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन से तत्वों का होना आवश्यक है। स्पष्ट उद्देश्य, सटीक मापदंड, स्वतंत्रता और निष्पक्षता, इन पर जोर, ये सारी जो चीजें हैं वो होना जरूरी है। चैप्टर नंबर 3 आता है नीति मूल्यांकन के तरीकों और तकनीक आपको बताने हैं। ठीक है, नीति मूल्यांकन के तरीके और उनकी तकनीक है वो आपको याद करनी है। पहला क्वेश्चन आता है नीति मूल्यांकन में विभिन्न तरीकों की तुलना करिए। कंपेयर डिफरेंस अप्रोचेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी इवैल्यूएशन। ठीक है, परिणाम आधारित, प्रक्रिया आधारित, प्रभाव आधारित जो है इन चीजों पर मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है प्रयोगात्मक और अर्ध प्रयोगात्मक प्रक्रिया विधियों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल एंड क्वोशी एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन मेथड। ठीक है, प्रयोगात्मक और अर्ध प्रयोगात्मक जो मूल्यांकन विधि है उनको आपको बताना है। प्रयोगशाला बनाम वास्तविक सामाजिक पारदर्शिता और आधारित मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है लागत लाभ विश्लेषण। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, लाभ बनाम व्यय का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे मिड डे मील योजना। ठीक है, लाभ बनाम व्यय का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे कि मिड डे मील योजना, ये आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है नीति मूल्यांकन में आरसीटी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रेल्स की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ आरसीटी इन पॉलिसी इवैल्यूएशन। सटीकता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता के दृष्टिकोण से आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में बता सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आता है नीति मूल्यांकन में त्रुटियां क्या है। ठीक है, त्रुटियां का आप कह सकते हैं कि जो एरर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उन्हें कैसा रोका जा सकता है। Why do errors occur in policy evaluation? How we can avoid them? नीति मूल्यांकन करते समय त्रुटियां क्या क्या होती हैं, कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, और उन्हें कैसे रोका जा सकता है ये बताते हैं। पूर्व ग्रह, दोषपूर्ण डेटा मतलब जो डेटा आया है हम लोगों के पास उस नीति का वो गलत है। ठीक है, अनुचित तकनीक आदि का यूज करना जो कि उस समय यूज नहीं की जानी चाहिए थी, ये सारी चीजें। चौथी यूनिट आती है नीति की राजनीति। ठीक है, इसमें आपका पहला चैप्टर आता है नीतिगत मुद्दों का नैतिक विश्लेषण। पहला क्वेश्चन आता है इसमें नीति निर्माण में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर चर्चा करनी है। ठीक है, डिस्कस द मोरल वैल्यूज इन पॉलिसी मेकिंग। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो
जो नैतिक मूल्य होते हैं या फिर हम कहें मॉरल वैल्यूज, उनके बारे में आपको बताना है, जैसे सामाजिक न्याय, समानता, सार्वजनिक हित आदि की प्रमुखता देना, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्यवसायिक और सरकारों के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, व्यवसायिक क्षेत्र और सरकार के बीच में, मतलब बिजनेस एंड गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पे बतानी है। नीति निर्धारण में कॉर्पोरेट लॉबी, सीएसआर और नीति परिणामों पर प्रभाव। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप इन जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और वो पॉइंट आपको उसमें देखने को मिलेंगे जब आप इसका आंसर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिलेशनशिप, कॉर्पोरेट सोशल रिलेशनशिपिलिटी, ठीक है, का नीति निर्माण में क्या स्थान है, इसका नीति निर्माण में क्या स्थान है, आपको ये बताना। व्हाट इज द रोल ऑफ सीएसआर इन पॉलिसी मेकिंग। उत्तर में सीएसआर के कानूनी प्रावधानों के बारे में आप बता सकते हैं, सामाजिक सामाजिक दायित्व के बारे में बता सकते हैं, और उसके लाभों के बारे में आप बता सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है, गैर सरकारी संगठनों की नीतिगत प्रक्रिया में भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ की नीतिगत जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना, उसकी भूमिका बतानी। इवेलुएट द रोल ऑफ एनजीओ इन पॉलिसी प्रोसेस, जब पॉलिसी प्रोसेस की जाती है तो एनजीओ का क्या रोल है वो आपको बताना। नीति निर्माण में, क्रियान्वयन में और निगरानी रखने में एनजीओ अपना रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, नीति एक राजनीतिक प्रक्रिया है, इस कथन का आलोचनात्मक व्याख्या व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई नीति क्या है, एक राजनीतिक प्रक्रिया है, तो ये एक स्टेटमेंट दी गई है, इसको आपको आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है। पॉलिसी इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस एक्सप्लेन क्रिटिकली, क्रिटिकली एक्सप्लेन। इसमें शक्ति के बारे में आप ऐड कर सकते हैं, हितों के बारे में बात करी जा, विचारधाराओं के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा हितधारकों की भूमिका के बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, लोक न्याय का, लोक नीति का, सॉरी, लोक नीति का जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हर एक चैप्टर से, आप इन क्वेश्चंस को कवर अप करिए, आपका जो चैप्टर है वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर को एक बार पढ़ के जाइए, समझ के जाइए। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे 2 टेलीग्राम के ग्रुप अवेलेबल है, आप उन पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इस सब्जेक्ट के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट के या हम कहेंगे और भी ज्यादा जो चीजें हैं वो हम कवर अप करेंगे बाकी सब्जेक्ट के भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। ये हमारा ऐप है, ऐप में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, स्टूडेंट पोर्टल से लेकर आपके स्टडी से रिलेटेड हर एक चीज। तो जाइए ऐप को भी एक बार डाउनलोड करिए और ऐप का यूज करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।